गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज फिर हम लोग आ गए इलेक्शन की दुनिया में कि चुनाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कल हमने आपको इसके बारे में और भी बताया था। आज हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन में कौन कौन से प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश में आप जानते हो कि ये दुनिया में लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अब इस देशों में नहीं बल्कि चलो अपने देश में चलते हैं तो पाओगे कि हमारे देश में अनेक कंस्टिट्यूएंसीज है। पहले क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, चुनाव का अनाउंसमेंट करता है। जो भी उसके पहले आप देखेंगे कंस्टिट्यूएंसी बांट देता है पूरे देश को। अब जानते हो अपने देश में 2-3 तरह के चुनाव होते हैं। एक तो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, संसदीय चुनाव। दूसरा होता है असेंबली इलेक्शन, जो राज्यों के लिए होता है, पूरे देश के लिए जो होता है, इसमें हम एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। और एक होता है राज्यों के लिए, जिसमें क्या होता है, हम लोग किसको चुनते हैं, सीएम, विधायक को चुनते हैं, सीएम को चुनते हैं। हाँ, वेरी गुड, सीएम का चुनाव होता है। और एक होता है लोकल इलेक्शन, शहरों में भी होता है, गांव में होता है, पंचायती राज के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले क्षेत्र को अनेक भागों में बांट देते हैं। जैसे अनेक राज्य हैं, राज्यों को डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, और डिस्ट्रिक्ट में भी ये नहीं कि वो जनसंख्या के हिसाब से देखते हुए उसको कंस्टिट्यूएंसी में बांट देता है, कंस्टिट्यूएंसी में बांट देता है, जिसको लोग कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। अगर वो अब एक क्या कहोगे, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में देखोगे तो अनेक लेजिस्लेटिव से कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं, असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको बनारस है, तो बनारस में एक तो क्या हो गया, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हो गया, जहां कभी सांसद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अब देखोगे यहाँ ये भी 3, 4, 5 कंस्टिट्यूएंसी में बटे हुए हैं असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, जो अभी भी चुनाव होने वाले हैं यूपी में, आप जान रहे हो। तो वो हो गया ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर हमारे पास भेज सकें, लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर यहां भेजें। ये समझ गया आप लोग। अब देखोगे अपने देश में हम लोग अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक वर्ण के लोग रहते हैं, और सभी को अपनी आवाज उठाने का हक है, अधिकार है। पहले क्या होता था, जो दलित जातियां थी, जो पिछड़ी जातियां थी, चाहे हरिजन हो या आदिवासी हो, उनको दिल्ली तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होता था, या विधानसभा में या पार्लियामेंट में, संसद में जाना मुश्किल होता था। इसलिए हमारे संविधान कर्ताओं ने, संविधान बनाने वालों ने ये जानते थे कि भाई हर एक व्यक्ति को अपने बोलने का अधिकार होना चाहिए। इसके उन्होंने क्या कर दिया, एक और कंस्टिट्यूएंसी बनाया, उसको कहा गया रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में आप देखोगे, देखो लिखे रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से क्षेत्र, जहां से केवल एसी और एसटी ही, मतलब सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। देखते हो अभी लोकल जो चुनाव होते हैं, वहां महिलाओं के लिए अलग सीट दे दिया गया है। इस वार्ड से, इस क्षेत्र से केवल महिलाएं ही खड़ी हो सकती हैं। उसी तरह इस निर्वाचन क्षेत्र से केवल कौन होंगे, केवल एसी और एसटी खड़े हो सकते हैं, दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। और वह व्यक्ति चुनकर कहां जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा या विधानसभा में जाएगा, तो अपने समाज की आवाज उठा सकता है, उसके समाज में क्या क्या समस्याएं हैं उसको बता सकता है। बेटे समझ में आया है। इसका क्या कहते हैं, उसके पहले ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। क्या कहता है, वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो। अब ध्यान देना, हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है,
लेकिन जो चुनाव लड़ेगा उसका मिनिमम आयु कम से कम लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना बहुत ही जरूरी है, जबकि वोट देने के लिए 18 इयर्स जरूरी है। ध्यान है ना, चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 इयर्स होना चाहिए और वोट देने के लिए 18 इयर्स, चाहे आप किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, किसी वर्ण के हो। तो क्या कहता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है उस डिस्ट्रिक्ट में, उस क्षेत्र में, और वोट के कुछ दिन पहले तय अगर 18 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, या जिन्होंने कोई दूसरे क्षेत्र में चले गए या दूसरे क्षेत्र में अपना नाम अंकित करा लिया तो वहां से उनको हटाना पड़ता है। या मान लो कोई मर गया या कोई बात हो गई तो ऐसे व्यक्तियों को उस लिस्ट से हटा देता है। उसका क्या होता है भाई, तब चुनाव आयोग क्या करता है, जारी करता है कि इस डेट को फरवरी और मार्च में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा और इस डेट को होगा। और जैसे वह यह करता है तैसे पूरे क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाती है। ध्यान देना बेटा, आचार संहिता उसको लोग कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ दी कंडक्ट। ये क्या होता है, इसको लोग कहते हैं हिंदी में आचार संहिता। मतलब इस दिन से कोई भी एमपी, एमएलए, कोई व्यक्ति मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपना सकता है, विकास का काम नहीं कर सकता है, कहीं शिलान्यास नहीं कर सकता है, कभी क्षेत्र के विकास प्रचार बंद हो जाते हैं। नहीं, प्रचार बंद नहीं होता बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट में आप प्रचार कर सकते हो। अभी कोरोना है, कोरोना के कारण प्रचार बंद कर दिया गया। भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जितना चाहे प्रचार कर सकते हैं, ठीक ना। ओके सर। लेकिन प्रचार करने का यह है भाई आप अपना प्रचार कर सकते हो कि मैं ये काम करूंगा। कल ही मैंने आपको बताया था किसके बारे में, इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में बताया था ना, कि चुनाव पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा जो वादे किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, नहीं चुनावी वादे कहते हैं, चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं। अब देखो क्या होता है, जब अनाउंसमेंट हो जाता है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना कैंडिडेट बताती है। देख लो, याद रखना, कंस्टिट्यूएंसीज को हम सीट भी कहते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज को हम लोग सीट भी कहते हैं। जैसे अभी देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखो तो 80 एमपी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 80 जो है एमपी कंस्टिट्यूएंसीज माने जो सांसद हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो सीट्स भी कहते हैं। जैसे आप जानते हो कि पूरा इंडिया में कितने हैं, 543 लोगों को चुना जाता है, जानते हो ना। अब उसमें कितने सीट ला रहे हैं, कितने कंस्टिट्यूएंसी से लोग जीत रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आधे से अधिक जीत गए तो कहता है कि सामान्य बहुमत से वो जीत हासिल किए और सरकार बनाए, जो भी हो। उसके बाद क्या होता है, अब देखें हर एक कैंडिडेट जो है जाकर नॉमिनेशन फाइल करते हैं। जो चुनाव अधिकारी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चुनाव अधिकारी होते हैं जो उनका नॉमिनेशन फाइल करते हैं, विशेषकर डीएम ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होते हैं। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा करता है, और जो नॉमिनेशन फाइल करने जाता है तो चुनाव आयोग पूछता है उससे भी कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास भी तत्काल कितनी संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति कितनी है, क्या आप पर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है। उसका भी विवरण उसमें फॉर्म में आपको देना पड़ता है। और कुछ सिक्योरिटी मनी एमपी के लिए अलग और एमएलए के लिए अलग अलग वो रखा गया है, वहां पर जमा करना पड़ता है। इसके बाद जब नॉमिनेशन हो जाता है, आप जानते हो कि इलेक्शन कमीशन जो है हर एक को सिंबल देता है, चुनाव चिन्ह देता है, जिस चुनाव चिन्ह को देख करके लोग वोट देते हैं या उस चुनाव चिन्ह के माध्यम से लोग अपना प्रचार करते हैं। अब एक बात देखोगे कि अपने देश में हर एक व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा है नहीं, और याद रखना सबके लिए क्वालिफिकेशन है, लेकिन चुनाव के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही लड़ सकता है, चुनाव उम्मीदवार बन सकता है,
मूर्ख व्यक्ति भी बन सकता है। अब कहोगे सर मूर्ख व्यक्ति, भाई वो किसी न किसी क्षेत्र में आगे तो होगा, हो सकता है समाज सेवा करने में आगे हो। जैसे देखते हो ना आप लोग क्रिकेटर्स जो हैं, क्रिकेट में एकदम आगे हैं, माहिर हैं, तो अपने क्षेत्र में, तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। आप चुनाव लड़ सकते हैं यदि आपकी उम्र 25 ईयर से ऊपर है, आप भारत के नागरिक हैं, आप पागल और दिवालिया नहीं हैं, आप आपराधिक मामले आप पर नहीं है, तो आप चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब देखिए उसके बाद इलेक्शन कैंपेन होता है, चुनाव अभियान चलाया जाता है, लोग जगह जगह जाकर अपनी बातों को रखते हैं कि यदि आप मुझे क्या दो, चांस दो, तो मैं क्या करूंगा, इस क्षेत्र को स्वर्ग बना दूंगा। किसी ने अपना इलेक्शन कैंपेन में बोला गरीबी हटाओ आंदोलन शुरू कर दिया कि अगर हम ये कर देंगे गरीबों को नहीं हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, नहीं ये नहीं गरीबों को हटा दिए, नहीं ऐसी बातें नहीं, गरीबी मिटाएंगे। किसी ने कहा कि भाई हम शिक्षा और सुरक्षा देंगे, सिक्योरिटी देंगे लोगों को, हम विकास का काम करेंगे, नहीं। दूसरा जो है किसने किया, मैंने अनेक अपना वादा करते हैं, कैंपेन करते हैं कि आप मुझे तो वोट देकर देखिए, इस बार मुझे चांस दीजिए, मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा। इस तरह चुनावी कैंपेन वोटिंग होने के 48 आवर पहले तक आप चुनाव कैंपेन कर सकते हैं, उसके बाद उसको ये कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। आप ऐसे जा करके घूम करके आप अपने प्रचार कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, आप देखोगे कि पोलिंग डे रखा जाता है, जिस दिन पोल्स होते हैं, मतदान होते हैं, और हमें सीक्रेट मतदान करने की व्यवस्था की गई है, सीक्रेट वोट देने की व्यवस्था की गई, गुप्त मतदान। क्यों भाई, कि मान लो जिसको वोट देने जा रहे हैं वह जान जाए हमको वोट नहीं दिया है, तो आपका स्वागत करेगा ना, नहीं करेगा। और अगर कैंडिडेट आ रहा है, कह रहा है भाई हमको वोट देना, हाँ भाई हम आपको वोट नहीं देंगे, किसको देंगे, आप ही तो मेरे भगवान हैं। दूसरा आया, तीसरा आया, और सबसे यही बात बोलते हैं, और वहां पर जाकर हमारा जो मन होता है, हमारे लायक जो कैंडिडेट होता है उसको वोट देते हैं। पोलिंग डे के दिन हर एक व्यक्ति निर्भय होकर, कोई डरा धमका नहीं सकता है, यदि कोई डराता और धमकाता है या चुनाव आयोग के पता चल जाता है कि वहां पर अच्छा से वोट नहीं हुआ है, तो चुनाव आयोग उसको उस क्षेत्र के चुनाव को कैंसिल कर देता है, या उस बूथ के जिस बूथ पर ऐसा हुआ है उसको कैंसिल कर देता है, और वहां फिर चुनाव कराया जाता है, जिसको हम रीपोलिंग के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हुआ, समझ गया आप लोग ना? आगे मैं चल रहा हूं, अब देखोगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, उसके बाद 2-4 दिन के बाद, जैसे यहां पर कब काउंटिंग है, उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को है, नहीं 10 मार्च को काउंटिंग है, जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि कौन पार्टी जो है अब उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता बनेगी। बेटे समझ में आ रहा है, क्लियर? अब देखो ये सारा का सारा काम तभी हो सकता है जब जिसको ये जिम्मेवारी दी जाती है वो एकदम निर्भय हो, स्वतंत्र हो, उसे कोई बोलने वाला नहीं हो। तो उसके लिए आप जानते हो एक चुनाव आयोग होता है, नहीं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो क्या करता है पूरे क्षेत्र में चुनाव सही ढंग से हो, इसके लिए चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है। और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार जी हैं, श्री राजीव कुमार जी हैं। तो क्या करते हैं, उनका चुनाव कौन करते हैं? ऐसे तो प्रधानमंत्री की राय से राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के माने चुने जाने के बाद, चुनाव आयुक्त बनने के बाद वह क्या होते हैं, एकदम स्वतंत्र होते हैं। उनकी बातों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई हो, और निर्भीक होकर उस क्षेत्र में चुनाव, ताकि किसी तरह की बाधाएं नहीं हो, अच्छे से अच्छे व्यक्ति चुनकर हमारे क्षेत्र में आए, हमारे देश में आए और देश का भार और ऊंचा करें। तो जो चुनाव आयुक्त होता है वो निर्भीक होकर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का व्यवस्था करते हैं। लेकिन अब देखोगे आप
कि चुनाव आयोग क्या करता है, ये सारा काम चुनाव आयुक्त ही, चुनाव आयोग ही करते हैं और इसमें किसी तरह का बाधा नहीं हो उसको निगरानी करते रहते हैं। इस प्रकार आप देखोगे कि हमारे क्षेत्र में अनेक तरह का है चुनावी चुनौतियां हैं। कहीं क्या हो जाते हैं, लोग जाकर के बूथ कब्जा कर लेते हैं, कहीं जनता को डराया धमकाया जाता है या पैसे घूस में दिए जाते हैं। यदि इस तरह की बातें अगर होती हैं तो क्या करते हैं, चुनाव आयुक्त जो है उस क्षेत्र के वोट को कैंसिल कर देते हैं, फिर से चुनाव होता है। और इसके लिए बड़े चुनाव के लिए हम मतदाताओं को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। यदि हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो देश हमारा और अच्छा बनेगा, विकास करेगा, हम और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि आप ये लेसन सही ढंग से समझ गए होंगे। यदि समझ नहीं आया होगा आप फिर पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगा और फिर मिलूंगा